बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टार इंस्टीट्यूट लाहौर की तरफ से जी मैं आपके सामने हाजिर हूँ लास्ट टेस्ट डिस्कशन बिफोर योर एंट्री टेस्ट। सो हम लोग अब डिस्कस करेंगे जी जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट में से एक यूनिट है, दैट इज यूनिट नंबर 13 वेरिएशन एंड जेनेटिक्स, लास्ट यूनिट आपके सिलेबस का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल बातें आती हैं, आपको क्रॉसेस बनाना पड़ते हैं, आपको क्रॉस करके कैलकुलेशन करना पड़ती हैं। तो इस वजह से आप लोगों के लिए ये भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने सिलेक्टिव जो टेस्ट थे उनको आपके सामने जो था वो डिस्कस करना था, तो उसमें से ये लास्ट टेस्ट अब हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं बायोलॉजी से रिलेटेड। तो हम सारे आंसर्स को विद कंप्लीट डिस्कशन वन बाय वन इंशाल्लाह डिस्कस करते जाएंगे। सो आप लोगों के काफ़ी पॉइंट्स इंशाल्लाह इसमें भी क्लियर होंगे। तो फिर राइट फ्रॉम द स्टार्ट टिल एंड आप मेरे साथ अटैच रहिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1, हीमोफीलिया ए एंड बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से जी हीमोफीलिया एक टॉपिक है, अक्सर इसके बारे में एंटी टेस्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। सो कलर ब्लाइंडनेस, टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ। वैसे हमें जी अब पता है ऑप्शंस जो हमारे पास सामने हैं, उससे पहले ही आप माइंड में कुछ लेकर आते हैं तो हमारे ज़हन में फौरन से क्या आएगा, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स। अब हम लोग इसमें ऑप्शन में देखेंगे तो अल्फा लिखा हुआ एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, हमने रिसेसिव माइंड में रखा, दैट इज नॉट द आंसर। बीटा वाई लिंक्ड हो ही नहीं सकता क्योंकि ये हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस तो एक्स लिंक्ड होते हैं। फिर चार्ली क्या वाई लिंक्ड, अगेन वाई लिंक्ड नहीं, तो इसका मतलब अल्फा भी गया, बीटा भी गया, चार्ली भी गया। अब देखें आप लोगों के लिए ना, अगेन मैं बार बार जैसे पिछले भी टेस्ट में आपके साथ ये बात डिस्कस करता आ रहा हूँ कि आप लोगों ने अगर इन केस आपको आंसर नहीं मिल रहा तो नेगेशन टेक्निक यूज करनी है। नेगेशन टेक्निक का मतलब नेगेट करना है, जो नहीं है आप लोगों का आंसर उसको बीच में से निकाल देना है। डेफिनेटली यहाँ पर कोई 50 ऑप्शंस तो है नहीं, 4 ही ऑप्शंस हैं, 3 आप लोग उसमें से निकाल चुके हैं, एक्सक्लूड कर चुके हैं कि ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट तो नहीं हो सकता, वाई लिंक्ड नहीं हो सकता। तो फिर जो डेल्टा रह गया दैट इज द आंसर। और वो क्या है, सीडो ऑटोसोमल ट्रेट। अब मैं थोड़ा सा इसको आपको एक्सप्लेन कर दूं कि सीडो ऑटोसोमल इसको क्यों बोलते हैं। बेसिकली सीडो का मतलब आपने पढ़ा हुआ जी फॉल्स, अभी ऑटोसोमल नहीं है, बट यू नो कि हीमोफीलिया ए और बी ये आप लोगों के लिए एक्स लिंक्ड जरूर है। अब जब आप मेल के अंदर जाते हैं तो स्पेशली मेल के अंदर ये कंडीशन हेमीजाइगस हो जाती है, और अगर हेमीजाइगस कंडीशन है तो डेफिनेटली उसका एक अलील है और एक नहीं है। तो हम इसको फिर समटाइम नॉन अलीलिक भी कहते हैं, बिकॉज अलील की टर्म यूज होती है जब जीन पेयर की फॉर्म में आता है और वो मेल के अंदर नहीं होता, फीमेल के अंदर होता है। और उसी बात ये है कि आप लोगों को जो सी है, यू नो के हीमोफीलिया सी, उसका जो जीन है वो ऑटोसोमल जीन है, वो क्रोमोसोम नंबर 4 पर मिलता है। कलर ब्लाइंडनेस की भी बात करेंगे तो उसमें जो आप लोगों को एक खास टाइप है ट्राइटानोपिया, जिसमें ब्लू ऑप्सिन प्रोटीन मिस हो जाती हैं और जीन्स भी मिस हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लू कलर दिखाई नहीं देता प्रॉपरली। तो वो भी क्या है, वो भी ऑटोसोमल है। इसका मतलब ये पूरा एक्स लिंक्ड नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ बीच में जो आपको जैसे मैंने बताया कि वो ऑटोसोमल डिजीज की तरफ भी चीज को लेकर जाता है ये प्रोसेस। और टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम आप लोगों ने नाम पढ़ा होगा, ये एक्स लिंक्ड जरूर है बट सिर्फ मेल में है, हालांकि एक्स लिंक्ड दोनों में होने चाहिए, मेल में भी और फीमेल में भी। और हमने पढ़ा हुआ है एक्स लिंक्ड ज्यादा मेल के अंदर होते हैं, रिसेसिव की बात अगर हम करें, और अगर डोमिनेंट की करेंगे तो फीमेल में ज्यादा होते हैं, लेकिन वाई लिंक्ड सिर्फ मेल के अंदर होते हैं। अब टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम क्यों सिर्फ और सिर्फ मेल के अंदर होता है, क्योंकि इसने सप्रेस करना होता है या हाइड करना होता है इफेक्ट ऑफ SRY जीन जो वाई क्रोमोसोम पर है, और वाई क्रोमोसोम क्योंकि फीमेल में नहीं है तो दैट्स वाई ये प्रॉब्लम फीमेल में नहीं है। तो इससे क्या पता चला कि ये सारी चीजें ऑटोसोमल नहीं है, सीडो ऑटोसोमल है, कुछ हद तक ताल्लुक है ऑटोसोमल से, कुछ हद तक नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर था जी डेल्टा ऑप्शन। वैसे इसका मैंने कहा था कि अगर लिखा होता है एक्स लिंक्ड रिसेसिव तो बेस्ट ऑप्शन वही था, हम उसी को पिक करते, लेकिन क्योंकि वो नहीं तो इसलिए आंसर डेल्टा। काफी मेरे ख्याल से आपकी बात ये क्लियर हो गई होगी। हम चलते नहीं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच ट्रेट्स आर मोस्ट लाइकली टू अफेक्ट मैन देन विमेन। ये मैं आपको अभी बता रहा था, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स आर द ट्रेट्स, अल्फा ही इसका आंसर है, विच आर मोस्टली प्रेजेंट इन मैन एज कंपेयर टू विमेन। तो विमेन के अंदर ही एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट ज्यादा होते हैं, एक्स लिंक्ड रिसेसिव मेल के अंदर ज्यादा होते हैं, ऑटोसोमल दोनों के अंदर ही एक जैसे होते हैं, चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे वो रिसेसिव हो। क्वेश्चन नंबर 3, when both the alleles of a gene pair are same the organism is said to be। उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे जिसके अंदर जीन पेयर सेम होता है, डेफिनेटली हम उसका आंसर लेंगे जी चार्ली ऑप्शन, होमोजाइगस। लेकिन आप लोगों को मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं इस बात को कि ऑर्गेनिज्म को होमोजाइगस नहीं कहते, उसको होमोजाइगोट कहते हैं। हमारे पास ऑप्शंस यही थी,
हम लोग खुद से ऑप्शन नहीं बना सकते, लेकिन अगर होमोजाइगस भी लिखा होता और होमोजाइगोट भी लिखा होता तो फिर आंसर होता होमोजाइगोट। ये जो होमोजाइगस है ये कंडीशन का नेम है, द कंडीशन विल बी नोन एज होमोजाइगस बट द ऑर्गेनिज्म विल बी नोन एज होमोजाइगोट। एक्चुअली ऑप्शन होना चाहिए था होमोजाइगोट, लेकिन बहरहाल क्योंकि हमने 4 ऑप्शंस में से ही आंसर देना था तो इसलिए हमारा आंसर क्या है, चार्ली, होमोजाइगस। क्वेश्चन नंबर 4, इफ अ कैरियर हीमोफिलिक फीमेल। अब इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं इसमें आपको क्रॉसिंग करना पड़ेगी। अगर आपको रफ पेज कोई वो देते हैं तो वहां क्रॉस करके पहले उसको फाइंड आउट करें फिर आंसर लें। अगर आप तुक्का लगाएंगे तो गलत आंसर आ सकता है। सो इफ अ कैरियर हीमोफिलिक फीमेल, जिसमें एक एज कैपिटल वाला अलील है, एक रिसेसिव वाला है, इज मैरिड टू अ हीमोफिलिक मेल, जिसका आपको जीनोटाइप दिखाया हुआ है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ प्रेजेंस ऑफ हीमोफीलिया इन द चिल्ड्रन। अब सिलेक्ट करें बेस्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कंडीशंस। वो कंडीशंस क्या है, क्या 100% ऑल फीमेल्स एंड मेल्स विल बी हीमोफिलिक? नो। अब देखें इसको हम थोड़ा सा, मैं अब आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो एक्स एच कैपिटल वाला अलील है फीमेल की तरफ से, डेफिनेटली एक गैमेट में ये चला जाएगा, दूसरे गैमेट में एच स्मॉल वाला चला जाएगा, सेग्रीगेशन हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मेंडल और मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो जब एच कैपिटल वाला गैमेट जब मेल के अंदर एच स्मॉल वाले गैमेट से जब फ्यूज होगा तो फीमेल पैदा होगी और वो फीमेल कैरियर होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे हीमोफीलियक नहीं हो सकते, तो अल्फा तो यहाँ पर ही ऑप्शन मिस हो गया, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता। बीटा पे लिखा हुआ है कैरियर फीमेल 25% होंगी, हीमोफिलिक फीमेल भी 25% होंगी, जो नॉर्मल मेल होंगे वो भी 25%, और जो हीमोफिलिक मेल होंगे क्या वो भी 25%। हम देख लेते हैं। अब मैंने जैसे अभी आपको बताया कि एक्स एच कैपिटल वाला जो गमीट है वो जब मेल के एक्स एच स्मॉल वाले के साथ कंबाइन करेगा तो हीमोफिलिक तो नहीं लेकिन कैरियर फीमेल पैदा होंगी। वो होंगी नॉर्मल फिनोटिपिकली, लेकिन हम उनको कैरियर बोलेंगे। उसके बाद ये जो एक्स एच कैपिटल है यही फीमेल वाला जब मेल के वाई गैमीट वाले क्रोमोसोम की ये जो है उसके साथ जब फ्यूज करेगा तो एक मेल पैदा होगा, और क्योंकि उसके पास एक्स एच कैपिटल होगा तो वो नॉर्मल होगा। इसी तरह से जब दूसरा एक्स एच स्मॉल जो फीमेल के पास है वो अब जब एक्स एच स्मॉल ऑफ मेल के साथ फ्यूज होगा तो फिर एक फीमेल पैदा होगी जो कि हीमोफिलिक होगी। और आखिर पर जब एक्स एच स्मॉल वाई स्मॉल के साथ अटैच होगा तो डेफिनेटली एक मेल पैदा होगा जो अगेन हीमोफिलिक होगा। तो इससे क्या पता चला कि 4 तरह का फिनोटाइप आएगा। वो कौन से वाला, कैरियर फीमेल, देन हीमोफिलिक फीमेल, देन नॉर्मल मेल, देन हीमोफिलिक मेल। तो क्या बीटा ऑप्शन राइट आंसर है? यस, राइट आंसर है। लेकिन बाकी ऑप्शन जरा देख लेते हैं। वैसे तो हम आंसर कहते हैं कि जी इग्नोर कर दें बाकियों को, लेकिन इस दफा देखें चार्ली पे लिखा हुआ है फीमेल्स एंड मेल्स बोथ हैव 50% चांसेस ऑफ गेटिंग हीमोफीलिया। जारी बात है ये ऑप्शन भी ठीक हो गया। देखें 25% हीमोफिलिक फीमेल है और 25% कैरियर है। इसका मतलब आधी फीमेल क्या है, हीमोफिलिक है। और इसी तरह से जो नॉर्मल है मेल वो 25% है और हीमोफिलिक भी 25% है। इसका मतलब अगर सिर्फ मेल को आपस में देखा जाए तो वो भी 50% कौन है, हीमोफिलिक है। तो क्या फीमेल्स एंड मेल्स बोथ हैव 50% चांसेस ऑफ गेटिंग हीमोफीलिया? यस, ये भी आंसर बिल्कुल सही है। जबकि डाटा में लिखा हुआ है फीमेल्स हैव 50% चांसेस ऑफ गेटिंग हीमोफीलिया एंड मेल्स हैव 100%। नो, फीमेल के अंदर भी है 50%, मेल के अंदर भी 50%। इससे पता चला कि दोनों ही ऑप्शन ठीक हैं। बीटा ऑप्शन भी सही आंसर है, चार्ली ऑप्शन भी सही आंसर है। तो गलती से 2 ऑप्शंस आंसर में आ गए हैं और मैं ये नहीं कह सकता जी इसमें से बेस्ट को पिक करना था। नो, अब ये दोनों ही बेस्ट ऑप्शंस हैं और दोनों ही राइट आंसर हैं। तो इसलिए ये ग्रेस मार्किंग हो सकती है अगर इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएं कि जी जिसमें आपको एक से ज्यादा आंसर मिल जाए और 100% श्योर हो कि ये भी आंसर और ये भी आंसर है। तो इसलिए इसका आंसर ही बीटा भी सही था और चार्ली भी सही आंसर हमारे पास निकल आया। तो ये क्रॉस करके ही साबित होगा, अदरवाइज ये क्रॉस के बगैर साबित नहीं हो सकता। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इन जेनेटिक्स द टर्म लोकस रेफर्स टू द डैश ऑफ द जीन ऑन द क्रोमोसोम। फौरन से जिसने रटा लगाया होता है उसके माइंड में आता है पोजीशन ऑफ द जीन ऑन क्रोमोसोम। तो जब ऐसा है तो जल्दी से ऑप्शन में देखें क्या पोजीशन कहीं लिखा हुआ है। यस लिखा हुआ है जी, बीटा ऑप्शन पोजीशन लिखा हुआ है। और ये जो आपको डायग्राम है इसमें भी नजर आ रहा है, ये बेसिकली अलील की पोजीशन भी कही जा सकती है और जीन की पोजीशन भी कही जा सकती है, बिकॉज यू नो कि जीन जब पेयर की फॉर्म में आएगा तो उसका हर मेंबर अलील कहलाएगा। तो राइट आंसर इज द बीटा ऑप्शन पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 6, होमोजाइगस का मतलब इनमें से क्या होता है? अल्फा।
टू डिफरेंट एलीज, यहीं पे बात खत्म, क्योंकि होमोमीन तो सेम होता है, तो हम डिफरेंट को इग्नोर करेंगे बीच में से। बीटा हैविंग टू आइडेंटिकल एलीज ऑफ अ जीन, यस ये आइडेंटिकल वाली बात बिल्कुल सही है, बीटा ऑप्शन इज द आंसर। चार्ली लिखा हुआ जी एलीज इन एन ऑर्गेनिज्म, नहीं उसको होमोजाइगस नहीं कहते, देखते हैं कि क्या सेम है या डिफरेंट है। हैविंग टू आइडेंटिकल जीन्स, नहीं अलील सेम होते हैं, जीन एक ही होता है उसके दो अलील होते हैं, और वो जब दोनों सेम होते हैं एक लोकस पर तो उसको होमोजाइगस। तो दूसरी बात, जब वो दोनों डिफरेंट हो लेकिन लोकस वही हो, यानी डिफरेंट अलीज ऑन वन लोकस, तो देन वो हेट्रोजाइगस कंडीशन कहलाएगी, उस वक्त लोकस वही रहेगा। तो हमारे पास अभी आंसर था बीटा ऑप्शन, हैविंग टू आइडेंटिकल अलीज ऑफ अ जीन। क्वेश्चन नंबर 7, ब्लड ग्रुप ए बी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये मल्टीपल अलील जो आपका टॉपिक है जी उसमें ए बी ब्लड ग्रुप आता है, उसको रिलेट करके उस तरह से याद करना है। और दूसरी बात, डोमिनेंस रिलेशन के अंदर भी आप लोगों को ये टॉपिक याद करना है। सो हमारे पास यही पूछा गया है कि ए बी क्या है, रिसेसिव अलीज हैं क्या, ये कोडोमिनेंस है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है या कंप्लीट डोमिनेंस है। बीटा ऑप्शन इज द आंसर, कोडोमिनेंस, क्योंकि जब कंडीशन ए बी होती है तो फिर ए अलील भी एक्सप्रेस हो रहा होता है, बी अलील भी एक्सप्रेस हो रहा होता है, दोनों के एंटीजेंस प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो आंसर इज द बीटा ऑप्शन, जब कोई किसी को डोमिनेट ना करे और अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करे हर अलील, तो उसको कहते हैं कोडोमिनेंस। Question number 8, in which situation genes are not assorted independently during meiosis, यानी कि जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है मेंडल का, ये कब अप्लाई किस वक्त नहीं होता किसी चीज पर। ये लिखा हुआ है व्हेन जीन्स आर नॉट लिंक्ड एंड देयर लोसाई आर फार अपार्ट, तब तो 100% अप्लाई होगा, क्योंकि ये तो क्रॉसिंग ओवर की बात हो रही है, और क्रॉसिंग ओवर के अंदर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट 100% अप्लाई होता है। तो आंसर इज अल्फा इज नॉट द आंसर। बीटा ऑप्शन लिखा हुआ है व्हेन देयर आर टू मेनी जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम, ये भी गलत बात है। when genes are linked and their loci are close to each other, that is the right answer। ठीक है, तो जब जीन एक दूसरे के करीब होंगे और उनके दरमियान में फिर क्या होगी जी, लिंकेज होगी, हम इस प्रोसेस को बोलते हैं लिंकेज, तो उस वक्त फिर जीन्स असॉर्ट नहीं करेंगे इंडिपेंडेंटली, दूसरे वर्ड्स में फिर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, बिकॉज ये जो लिंकेज है ये डिस्टेंस बिटवीन जीन्स उससे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा डिस्टेंस उतनी कम लिंकेज, जितना कम डिस्टेंस उतनी ज्यादा लिंकेज। और डेल्टा ऑप्शन भी लिखा हुआ है व्हेन सम जीन्स आर म्यूटेटेड, म्यूटेशन का इस प्रोसेस से या इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है, तो राइट आंसर इज द चार्ली ऑप्शन। Question number 9, the region of the chromosome are more specifically a length of the DNA molecule। इससे क्या पता चला कि फ्रेगमेंट की बात हो रही है, डीएनए के फ्रेगमेंट की बात हो रही है, पूरे डीएनए की बात नहीं हो रही है, एक टुकड़े की बात हो रही है, एक खास लेंथ डीएनए के, which has a particular sequence of nucleotides called, हम उसमें से इन चार ऑप्शंस में से देखें। अब हमारे पास ऑप्शन में आंसर अल्फा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, काइनेटोकोर प्रोटीन है क्रोमोसोम के अंदर, लोकस पोजीशन है, ना हमसे पोजीशन पूछी गई है ना किसी प्रोटीन का पूछा गया है, हमसे पूछा गया डीएनए का पार्ट, तो या तो वो चार्ली आंसर है या वो डेल्टा ऑप्शन है। अब इनमें से बेस्ट ऑप्शन हमने आंसर लेना है डेल्टा, दैट इज जीन, क्योंकि अलील पेयर की फॉर्म में जब जीन आता है तब वर्ड यूज होता है, और यहाँ किसी पेयर की अभी बात नहीं हो रही, जस्ट आपसे पूछा जा रहा है लेंथ ऑफ डीएनए को क्या बोलते हैं, जो खास सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड्स का, तो इसका आंसर था डेल्टा ऑप्शन, हम उसको जीन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, चांस ऑफ क्रॉसओवर बिटवीन टू लोसाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि जो जीन लिंकेज का प्रोसेस है, यानी जीन्स का एक जगह पर इकट्ठे मौजूद रहना, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। अभी क्या बात हो रही है, क्रॉसिंग ओवर की या क्रॉसओवर की, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर, तो किस चीज से, डिस्टेंस से, यही इसका आंसर है जी डेल्टा, डिस्टेंस। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगी, जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी लिंकेज ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, देयर आर डैश नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स इन ह्यूमन। अब ये किसी के भी पूछे जा सकते हैं, आपने सिंपली क्या करना है, जब आपको चार ऑप्शन दी जाए तो आपने देखना है कि उस ऑर्गेनिज्म का टोटल क्रोमोसोम नंबर क्या है, और उसका जो हाफ होगा उतने लिंकेज ग्रुप होंगे। यानी इंसान के अंदर दो सेट्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, हर सेट में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, ये भी बात याद रखिएगा। इंसान के पास 46 सेट नहीं होते, 23 सेट नहीं होते। अक्सर जब पूछा जाता है इंसान के अंदर क्रोमोसोम्स के कितने सेट हैं, तो अक्सर गलत आंसर आ जाते हैं 23 सेट्स हैं, फिर कुछ कोई कह देते हैं 46 क्रोमोसोम्स हैं, 23 हाफ नंबर है हमारा, और हमारे एक सेट में 23 क्रोमोसोम होते हैं, और दैट्स व्हाई वी हैव टू सेट्स। तो हमारे पास वो दो सेट्स हैं, उसमें अगर आपको कहा जाए कि क्रोमोसोम एक सेट में कितने 23, दूसरे में भी कितने 23, तो जो एक में लिंकेज ग्रुप होंगे वही वाले दूसरी तरफ होंगे, तो दैट्स व्हाई हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ टाइप्स बनती हैं, असल में कहना चाहिए टाइप्स, वो 23 है इंसान के हवाले से, जिसका भी जितना क्रोमोसोम नंबर होगा उससे हाफ
लिंकेज ग्रुप्स का नंबर होगा। तो सिर्फ इंसान का नहीं, बाकी का भी याद रखना है कि जिस जिसका क्रोमोसोम नंबर आपकी बुक में कहीं पर भी मेंशन है, जैसे हनी बी का 32 मेंशन है, मॉस्किटो का 8 मेंशन है, ड्रोसोफिला का भी 8 मेंशन है, बल्कि मॉस्किटो का 4 हम लोग समटाइम कहते हैं कि आप लोगों को। तो इस तरह से जिस जिसका भी क्रोमोसोम नंबर मेंशन है उसका हाफ जरूर याद रखना है कि कितने क्रोमोसोम उसके अंदर मौजूद हैं। तो हाफ आपका नंबर लिंकेज ग्रुप का नंबर होगा। अभी हमारे पास आंसर है जी डेल्टा ऑप्शन 23, because we have 46 chromosomes and the half number is 23, so we have 23 linkage groups. Question number 12, which one of the following is multiple allelic character ABO blood group system? अब यहाँ पर ABO तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन डेफिनेटली ब्लड ग्रुप लिखा हुआ है। अब ये ध्यान में रख लें, RH ब्लड ग्रुप सिस्टम इज नॉट मल्टीपल एलीलिक कंडीशन, यानी कि अगर साथ मेंशन किया होगा RH तो फिर नहीं। हाँ, अगर मेंशन नहीं किया हुआ तो हम ABO कंसिडर करेंगे, क्योंकि नॉर्मली हम उसी को माइंड में रखते हैं। तो हमारा आंसर है बीटा ऑप्शन, ब्लड ग्रुप ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज द मल्टीपल अलीलिक कैरेक्टर, जिसमें जीन के 2 से ज्यादा अलील होते हैं, और इस केस में 3 अलील होते हैं, तो इसलिए ये भी किस केस में आ जाता है, मल्टीपल अलीलिक कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 13, प्योर ब्रीडिंग लाइन्स ऑफ द पी वर टेकन रिगार्डिंग सीड शेप, राउंड एंड रिंकल्ड, यानी कि इसका मतलब जो क्रॉस हमारे पास आएगा वो होमोजाइगस राउंड को हमने होमोजाइगस रिंकल्ड से क्रॉस करना है, और इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग कहते हैं। एंड वर क्रॉस्ड विद नो इंटरमीडिएट बिटवीन पेरेंट्स, इसका मतलब ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात हो रही है। ऑल ऑफस्प्रिंग्स वर फाउंड टू बी राउंड, इसका मतलब जब राउंड को रिंकल्ड से क्रॉस किया था मेंडल ने, तो सारे के सारे F1 में राउंड पैदा हुए थे। अब ये रिजल्ट हमें क्या शो कर रहा है, क्या ये कोडोमिनेंस शो कर रहा है? नहीं, ये कंप्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है। तो इसलिए आंसर क्या हो सकता है, बीटा लिखा हुआ है, डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप। यस, एक अपीयर हुआ, दूसरा अपीयर नहीं हुआ, तो इसको हम कहेंगे डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप, और इस डोमिनेंस को हम कहेंगे कंप्लीट, नॉट इनकम्प्लीट। तो इसलिए इसका आंसर चार्ली भी नहीं है और ओवर डोमिनेंस भी नहीं है। हमारा आंसर क्या है, बीटा ऑप्शन, डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप ऑफ अलील्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सेल्फ फर्टिलाइजेशन जब मेंडल ने की थी F1 की डाई हाइब्रिड केस में, यानी उसने एक हेट्रोजाइगोट को हेट्रोजाइगोट से क्रॉस किया था इन F2 बनाने के लिए F1 को F1 से, फॉलोइंग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ अलील्स विल रिजल्ट इन, उसका क्या रिजल्ट, इसने 4 जो थे वो फिनोटाइप स्टडी किए थे 9:3:1 की रेशो से। जो 9 थे वो वाले थे जिसके अंदर दोनों कैरेक्टर डोमिनेंट थे, यानी कि जो राउंड था वो साथ क्या था, येलो। और इस यहाँ पर जो आपको दी गई हैं ऑप्शंस वो टॉल एंड राउंड्स के हवाले से हैं, यानी कि अब आपको हाइट और सीड शेप, ये दो चीजों को माइंड में रख के आंसर देना है। तो हाइट भी इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर एंड राउंड सीड शेप इज आल्सो अ डोमिनेंट कैरेक्टर। तो मैंने कहा जी जब दोनों की बात पूछी जाएगी तो वो 9 थे, फिर जो 3 कौन से वाले थे जिसमें एक कैरेक्टर डोमिनेंट था और एक रिसेसिव था, फिर नेक्स्ट 3 कौन से थे, अगेन एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव कैरेक्टर था। जब दोनों ही ट्रेड्स के जो फिनोटाइप्स थे वो रिसेसिव थे तो वो सिर्फ एक था। अब आपको कहा गया 3/16 टॉल, नहीं, टॉल 9 थे, टॉल राउंड, क्योंकि दोनों डोमिनेंट की बात हो रही है तो वो तो 9 थे। यहीं पे ऑप्शन गलत हो गया, बीटा पे लिखा हुआ 9/16 टॉल राउंड थे, यस, और 1/16 ड्वार्फ रिंकल्ड थे, यस, जिसमें दोनों रिसेसिव थे वो सबसे कम थे 1, और जिसमें दोनों डोमिनेंट फिनोटाइप्स थे वो सबसे ज्यादा थे 9। तो इस वजह से हमारा आंसर, क्योंकि बीटा ऑप्शन आंसर आ गया, अब चार्ली डेल्टा चाहे हम ना पढ़े और अपना टाइम बचाकर हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 15, as a result of cross fertilization of true breeding pea plant having purple colored flowers with that of white colored flowers, the offspring will have flowers with, तो इसमें क्या आंसर होगा जी, हम मोनो हाइब्रिड क्रॉसिंग की बात कर रहे हैं, और मोनो हाइब्रिड क्रॉसिंग में जो रेशो आई थी वो थी 3:1, लेकिन अभी बात किसी पूछी जा रही है, उसने कहा जी ऑफस्प्रिंग विल हैव फ्लावर्स, उनके जब क्रॉस किया जाएगा एक पर्पल कलर के फ्लावर वाले प्लांट को एक वाइट कलर के फ्लावर वाले प्लांट के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ऑल जो है वो पर्पल पैदा होंगे, क्योंकि डोमिनेंट अपीयर होगा और रिसेसिव अपीयर नहीं होगा, इसलिए अल्फा 1/4 गलत बात है, बीटा भी गलत बात है, चार्ली ऑल वाइट नहीं होगा, तो डेल्टा इज द आंसर, ऑल पर्पल डोमिनेंट अपीयर होगा और रिसेसिव अपीयर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 16, द जीन फॉर रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इज प्रेजेंट ऑन, पहली बात तो आपने इसको किस कैटेगरी में रखना है, कलर ब्लाइंडनेस की 2 बेसिक टाइप्स होती हैं, एक मोनोक्रोमेसी और एक डाइक्रोमेसी। मोनोक्रोमेसी में एक कलर नजर आता है, 2 नजर नहीं आते, और जो डाइक्रोमेसी होती है उसमें 2 नजर आते हैं, एक नजर नहीं आता। अब मोनोक्रोमेसी इज द ट्रू कलर ब्लाइंडनेस, और ये जो आपको एग्जांपल दी गई है जी रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, तो ये
मोनोक्रोमेसी के अंडर आता है, और उसमें जो 3 टाइप्स हम बनाते हैं वो बनाते हैं रेड मोनोक्रोमेसी, ग्रीन मोनोक्रोमेसी एंड ब्लू मोनोक्रोमेसी। इसका मतलब होता है जी रेड नजर आ रहा है, ग्रीन ब्लू नजर नहीं आ रहा, ग्रीन नजर आ रहा है, ब्लू रेड नजर नहीं आ रहा, ब्लू नजर आ रहा है, ग्रीन रेड नजर नहीं आ रहा। तो रेड ग्रीन नजर ना आना, ये हमें वाई क्रोमोसोमल डिजीज मिलती है? नो। एक्स क्रोमोसोमल है, ये एक्स क्रोमोसोमल ही है। इसका आंसर है बीटा एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। हाँ, अगर इन केस आपको किसके बारे में पूछा जाता है, डाइक्रोमेसी की एक टाइप है ट्राइटानोपिया, जिसमें मैंने पीछे भी उसका नाम लिया, जिसमें ब्लू ऑप्सिन जीन या प्रोटीन नहीं बनती और उसकी वजह से ब्लू कलर नजर नहीं आता। अब वो कौन सी टाइप है? डाइक्रोमेसी की टाइप ट्राइटानोपिया, और उसका क्रोमोसोम नंबर है 7, तो इसलिए उसका आंसर होता है ऑटोसोम नंबर 7। अभी जो पूछा गया था वो था रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, तो उसको छोड़कर, यानी ब्लू ऑप्सिन जीन का जो मिसिंग होना है और ट्राइटानोपिया, उसको छोड़कर बाकी जितनी भी टाइप्स हैं वो सारी की सारी एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स में आती हैं। इसलिए इसका आंसर है जी बीटा ऑप्शन, ये भी उसी के अंडर आएगा, एक्स क्रोमोसोम के अंडर। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स लिंक्ड ट्रेट? इन चार में से एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट या डोमिनेंट कोई सा भी पूछा जा सकता है, एक्स लिंक्ड बताना है जी कौन सा है। मेल पैटर्न बार्डनेस ऑटोसोमल है, और सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट है, सेक्स लिंक ट्रेट नहीं है। डायबिटीज मेलिटस आपको पता है क्रोमोसोम नंबर 11 है, अगेन ऑटोसोमल है। हीमोफीलिया, दैट इज द राइट आंसर, ये एक्स लिंक्ड है, लेकिन इसमें भी अगर आप ज़हन में रख लें, हीमोफीलिया ए और बी तक ये एक्स लिंक्ड है, और सी जो है हीमोफीलिया सी, वो ऑटोसोमल है क्योंकि उसका क्रोमोसोम नंबर 4 है। और डेल्टा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलस का ताल्लुक आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम से है, तो इसलिए इसका आंसर था चार्ली, हीमोफीलिया इज एक्स लिंक्ड ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अ कैरेक्टर डिटरमाइंड बाय 3 एलील्स। अब 3 एलील्स का मतलब मोर देन 2। जब मोर देन 2 की बात हम करेंगे तो क्या हम उसको ह्यूमन स्किन कलर से रिलेट करेंगे? वो 3 to 6 पेयर होते हैं। ह्यूमन ब्लड ग्रुप इसका आंसर होगा, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, जिसमें 3 आप लोगों को अलील मिलते हैं आई जीन के, और इस कंडीशन को हम मल्टीपल अलीली कंडीशन कहते हैं। आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम में जीन ही 3 होते हैं, ठीक है, ये ज़हन में रखना है। तो हमारे पास इसका आंसर था, दैट इज ह्यूमन ब्लड ग्रुप। अब ह्यूमन आई कलर इसका आंसर नहीं हो सकता, और ह्यूमन आरएच फैक्टर भी इसका आंसर नहीं हो सकता। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 19, ब्लड ग्रुप एंटीजन कंटेन्स, जो रेड ब्लड सेल्स के ऊपर आपको एंटीजन्स मिलती हैं, उसकी केमिकल नेचर आपसे पूछी गई है। मोस्टली हमारे जहन में क्या होता है, प्रोटीन्स हैं, बट यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस हैं जी, ग्लाइकोप्रोटीन, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, स्फिंगोमाइलिन, तो डेफिनेटली उसके अंदर प्रोटीन का नाम ही नहीं लिखा हुआ। बट अगर प्रोटीन का नाम लिखा हुआ है तो अल्फा ऑप्शन में लिखा हुआ है ग्लाइकोप्रोटीन। तो यहाँ से आपके माइंड में एक बात आ जानी चाहिए, या एक नॉलेज आप लोगों को मैं दे दूं कि दीज आर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, जब तक एंटीजन की बात है। हाँ, अगर एंटीबॉडी के हवाले से पूछा जाता तो वो 100% प्रोटीन होती हैं, जबकि आंसर एंटीजन के बारे में पूछा गया था, तो अल्फा इज द आंसर, ग्लाइकोप्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी हीमोफिलिक? इनमें से कौन हीमोफिलिक है? आपको जीनोटाइप बताए गए हैं, तो आप लोगों ने उन जीनोटाइप से ही डिसाइड करना है। तो डेफिनेटली जो अल्फा जो हमारे पास है जी, वो कैरियर फीमेल है, फिनोटिपिकली वो नॉर्मल होती है, वैसे हम उसको कैरियर फीमेल कहते हैं, तो ये हीमोफिलिक नहीं होती। बीटा ये नॉर्मल है, 100% फीमेल, होमोजाइगस है। और चार्ली इज द राइट आंसर, क्योंकि ये मेल के अंदर आपको एक भी रिसेसिव अलील आ गया तो वो हीमोफिलिक मिलेगा, वो हेमीजाइगस है, उसमें सिर्फ एक ही अलील होता है, या डोमिनेंट या रिसेसिव। तो डोमिनेंट होगा तो नॉर्मल होगा, रिसेसिव होगा तो हीमोफिलिक होगा, तो राइट आंसर इज द चार्ली ऑप्शन। Question number 21, the gene for ABO blood group system in humans is represented by symbol। अब हम उसको किस सिंबल से इनमें से एक्सप्लेन करेंगे, यानी उस जीन का सिंबल क्या है इस केस में? दैट इज बीटा ऑप्शन, आई जीन। सो क्रोमोसोम नंबर है जी 9 और जीन है आई, और उसी के ऊपर फिर ए अलील, बी अलील, या समटाइम आई स्मॉल को हम लोग, और समटाइम उसी आई स्मॉल को समटाइम नॉट बनाकर, जीरो बनाकर लिखा जाता है। वो अभी आगे एक क्वेश्चन आएगा, उसमें फिर मैं आपको वो जीनोटाइप दिखाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, द क्रॉसिंग ऑफ F1 टू एनी वन ऑफ द पेरेंट्स। अब देखें F1 क्या रही, एक हेट्रोजाइगोट, एक ऑफस्प्रिंग। तो अगर इन केस उसका किसी भी पेरेंट से क्रॉस करवाएंगे तो क्या उसको टेस्ट क्रॉस कहेंगे, F1 क्रॉस कहेंगे, बैक क्रॉस, या नन ऑफ दीज? इसका आंसर टेस्ट क्रॉस भी हो सकता था, बट एक चीज ध्यान में रख लें कि आप लोगों को स्पेसिफिकली जो बताया गया है वो पेरेंट्स के साथ क्रॉस बताया गया है, तो बेस्ट ऑप्शन इज द चार्ली ऑप्शन, बैक क्रॉस। अब मैं आपको एक स्टेटमेंट छोटी सी बता दूं जो आपने माइंड में रखनी है, कि जितने भी बैक क्रॉसेस हैं वो सारे टेस्ट क्रॉसेस हैं, बट सारे टेस्ट क्रॉसेस बैक क्रॉसेस नहीं है।
टेस्ट क्रॉस के अंदर पेरेंट्स से भी क्रॉस हो सकता है और पेरेंट्स के अलावा भी किसी से इन केस जो है वो हम कह सकते हैं हो सकता है, लेकिन पेरेंट्स में रिसेसिव के साथ होता है स्पेशली। और बैक क्रॉस के अंदर हेट्रोजाइगोट का क्रॉस भी अगेन रिसेसिव से हम करते हैं मोस्टली जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या उसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए। लेकिन अगर इन केस आप किसी होमोजाइगस से भी क्रॉस करेंगे पेरेंट्स के साथ F1 का, तो उसको भी बैक क्रॉस का नाम देंगे। तो राइट आंसर इज द चार्ली ऑप्शन, बैक क्रॉस, जैसे अब आप लोगों को साथ ये डायग्राम में नजर आ रहा है। तो इसमें देखें पेरेंट्स आर ए एंड आर, और उनकी जो औलाद पैदा हुई है F1 में वो बी हुई है, तो बी का क्रॉस आर के साथ क्या कहलाएगा, बैक क्रॉस। और इस तरह से अगर बी को ए से करते तो वो भी किसी हद तक क्या कहलाता, बैक क्रॉस कहलाता। हमारे पास ही नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, मोनोहाइब्रिड रेशो क्या है जी। मोनोहाइब्रिड क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और आपको बताया उसमें जीनोटिपिक रेशो तो नहीं है यहाँ पर लिखी हुई, फिनोटिपिक रेशो ही आपको पूछी गई है। तो डेल्टा इज द राइट आंसर 3:1, क्योंकि अगर लिखा होता 1:1 तो वो आंसर जरूर होता, वो जीनोटिपिक रेशो होती है, लेकिन क्योंकि वो ऑप्शन में ही मौजूद नहीं है तो इसलिए वो आंसर नहीं हो सकता। अल्फा 9331 इज द डाई हाइब्रिड रेशो, ये भी आप लोग माइंड में रख लें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी 24, which statement about an individual that is homozygous for an allele is not true। गलत बात आप लोगों को पूछी गई है, कौन सी है, तीन सही बातें ढूंढ लें, चौथी खुद ही गलत मिल जाएगी। अल्फा लिखा हुआ है ईच ऑफ इट्स सेल्स पोजेस 2 कॉपीज ऑफ दैट अलील। यस आपको पता है कि हर अलील की दो कॉपीज होती हैं किसी भी सेल के हवाले से अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर बीटा पे लिखा हुआ है ईच ऑफ इट्स गैमीट्स कंटेन्स 1 कॉपी। यस, उसके हर सोमैटिक सेल में दो कॉपीज हैं, गैमीट्स हैप्लॉइड होते हैं उसमें एक कॉपी होती है। सो इट इज ट्रू ब्रीडिंग विद रिस्पेक्ट टू दैट अलील। तो हमारे पास आंसर था, बाकी एक ही ऑप्शन बच गया, तीन ऑप्शन हमारे पास ठीक निकल आए, तो गलत क्या निकला, डेल्टा ऑप्शन, इट्स पेरेंट्स वर नेसेसरली होमोजाइगस फॉर दैट अलील। नो, उसके पेरेंट्स जो होंगे, अगर उसने लिखा हुआ कि जी एक इंडिविजुअल होमोजाइगस है, सो फॉर एन अलील इज नॉट ट्रू, तो ट्रू बात कौन सी वाली नहीं है, its parents were necessarily homozygous for that allele। okay जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, जो हमारे पास इसमें स्टेटमेंट आ रही है, मैं इसको पढ़ता हूँ, एक मिनट। विच स्टेटमेंट अबाउट alleles is not true। चार ऑप्शंस हैं, हमें अगेन गलत बात ढूंढनी है। अगेन वही बात जी, तीन सही बातें ढूंढें, चौथी गलत मिल सकती है आपको। अल्फा, दे आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन। जो हमारे पास अलील्स हैं वो एक ही जीन के दो डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं। यस, हो सकते हैं, क्योंकि हेट्रोजाइगस कंडीशन में ऐसा हो सकता है। सो वन मे बी डोमिनेंट ओवर अनदर। यस, ये भी कंडीशन पॉसिबल है। दे मे शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यस, तो फिर एक ही ऑप्शन बच गया, they occupy different loci on the same chromosome। नहीं, जब भी हम लोग अलीज की बात करेंगे, एक जीन की बात करते हुए, वो एक ही लोकस पर, सेम लोकस पर होंगे, डिफरेंट लोसाई पर नहीं होंगे। तो इसलिए गलत बात क्या थी, डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमीट्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द जीनोटाइप। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। इस तरह के जो क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन, आपका टाइम भी वेस्ट कर सकते हैं और फिर उसके बावजूद आपका राइट आंसर नहीं आपको मिलता। मैं अब आपको एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला बताऊंगा इसका आंसर ढूंढने के लिए। पहली बात तो आपने देखना है कि कितने आप लोगों को जीन्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं, यानी वो पता कैसे चल जाएगा। जैसे M और M, डेफिनेटली एक जीन के दो अलील होते हैं, इसका मतलब M अलग से जीन है, N अलग से जीन है, O अलग है, P अलग है, Q अलग है और R अलग है। इसका मतलब टोटल जीन कितने हो गए, 6। अब 6 जीन हो गए और हर जीन के कितने कितने अलील होते हैं, दो दो अलील होते हैं। यहाँ पर एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है, यानी हेट्रोजाइगस है हर कोई एक जीन। कोई भी जीन देख लें कि वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में ही आपको नजर आ रहा है। हमारे पास आंसर हमें पूछा गया जी कितनी तरह के गैमीट्स बनेंगे, क्या 12, 24, 48 या 64। हमें समझ नहीं आती इसका आंसर कैसे लेना है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तुक्का लगाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अगर आप लोगों को इंसान के ऊपर रिसर्च हुई है, सो 6 दफा अगर आप लोग जो है वो गेस करते हैं किसी चीज के बारे में, तुक्का लगाना जिसको हम बोलते हैं, तो 5 दफा उसमें रॉन्ग आंसर आता है। तो इसलिए कभी भी तुक्के पे ना जाएं, आप लोग इसको थोड़ा समझ के आंसर देंगे तो आसानी से आपको इसका आंसर मिलेगा। अब मैं उसका जरा फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ जी। ये देखिए साइड पर मैंने आपको कुछ चीज शो की है। अगर तो दो जीन होंगे, हर एक जीन के दो दो अलील होंगे हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी, तो फिर टोटल टाइप के जो गैमीट्स बनेंगे वो 4 बनेंगे। अगर जीन 3 हो जाएंगे, हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी, हर जीन के दो दो अलील होंगे, हम उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, यानी इसका मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 8 टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे। फिर 4 जीन होंगे, हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी, तो हम उसको 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 16। इसी तरह से जब 5 जीन होंगे हम उसको 5 टाइम मल्टीप्लाई
कर देंगे। सो इसका आंसर क्या आएगा 32। और यहाँ पर क्योंकि हमारे पास थे 6 जीन्स, अब वो 6 जीन्स हेट्रोजाइगस कंडीशन में कितनी तरह के गैमीट्स शो करेंगे, तो डेफिनेटली हमने उसको 6 टाइम मल्टीप्लाई कर देना है। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, मल्टीप्लाई बाय 2 8, multiply by 2 16, multiply by 2 32, and then multiply by 2 64. The right answer is the delta option 64. तो आपने सबसे क्या पहले क्या करना है, देखना है कि जीन कितने हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन की बात हो रही है तो सिंपली उतने ही जीन को आपने उतनी दफा जो है वो 2 की पावर लेकर, जैसे 6 है तो 2 की पावर 6, अगर 5 होता 2 की पावर 5, 4 होता 2 की पावर 4, और अगर इवन 7 भी हो जाता तो 2 की पावर 7 कर लेते, ठीक है, तो फिर 128 आंसर होता। तो अभी हमारे पास आंसर क्या था, डेल्टा ऑप्शन 64। तो उम्मीद आप लोगों को अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आपका जल्दी से आंसर सही वाला आंसर होगा इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 27, अ मैन विद ब्लड ग्रुप एन हैज अ जीनोटाइप। अब डेफिनेटली अगर वो एन ब्लड ग्रुप शो कर रहा है तो वो इन कंडीशंस में से एन सिर्फ उसी वक्त हो सकता है जब वो होमोजाइगस होगा। डेफिनेटली बीटा ऑप्शन इज द आंसर, क्योंकि हेट्रोजाइगस कंडीशन में उसका एन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोडोमिनेंस की बात हो रही है। एम एन ब्लड ग्रुप सिस्टम कोडोमिनेंस को शो करता है, तो डेट्स वाई अगर एम और एन दोनों होंगे तो दोनों ही एक्सप्रेस हो जाएंगे, फिर उसका ब्लड ग्रुप एम एन होगा। अगर कंप्लीट डोमिनेंस होती और एन कंप्लीटली डोमिनेट कर रहा होता एम को, तो फिर एम एन के केस में भी उसका ब्लड ग्रुप एन हो सकता था। बट क्योंकि ये कोडोमिनेंस की बात है तो इसलिए इसका आंसर जस्ट क्या है, बीटा ऑप्शन एल एन यानी कि होमोजाइगस कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 28, द फिनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल डिपेंड्स एट लीस्ट इन पार्ट ऑन द जीनोटाइप। यस, ये जीनोटाइप पर किसी हद तक डिपेंड करता है। क्या ये होमोजाइगस होता है फिनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल, या डिटरमिन्स द जीनोटाइप, या इज आइदर द मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड। तो इसका आंसर हो सकता है मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड की बात भी जीनोटाइप से रिलेटेड है। ये जीनोटाइप को डिटरमिन नहीं करता, जीनोटाइप इसको डिटरमिन करता है, और ये होमोजाइगस नहीं, तो इसलिए इसका आंसर अल्फा ही था, डिपेंड्स एट लीस्ट इन पार्ट ऑन द जीनोटाइप। Question number 29. When you notice that someone has unusually blue eyes, you have noticed there, आपने क्या चेक किया उसका, फिर आपने उसका फिनोटाइप देखा, यानी उसकी आंखों का जो कलर आपको दिखाई दिया वो बेसिकली फिजिकल फॉर्म ऑफ अपीयरेंस थी उसकी, तो इसलिए इसका आंसर क्या है, अल्फा फिनोटाइप। क्वेश्चन नंबर 30, The offspring of two parents that are heterozygous for a given trait have a, यानी आपको ना एक तरह से जो मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग मेंडल ने की थी और उसमें जो F1 पैदा हुई थी वो हेट्रोजाइगस थी, तो आपको कहा जा रहा है कि अगर दोनों पेरेंट्स हेट्रोजाइगस हैं, इसका मतलब आपको किस क्रॉस की बात पूछी जा रही है, F1 विद F1। सो उसमें परसेंटेज पूछी गई है आप लोगों से कि जो आगे F2 पैदा होगी उसमें होमोजाइगस जो होगा वो जो होगा जी, चांस फॉर बीइंग होमोजाइगस फॉर दैट ट्रेट, तो उस ट्रेट का जो होमोजाइगस होगा वो इसमें से कितने परसेंट चांसेस होंगे, या 0, 25, 50 या 100%, तो 25% चांसेस होंगे इसमें से होमोजाइगस कंडीशन के, बाकी हेट्रोजाइगस कंडीशन ही आपको मिल सकती हैं। सो इसलिए इसका आंसर क्या है 25। सो टू पेरेंट्स दैट आर हेट्रोजाइगस, सो दे हैव हाउ मेनी होमोजाइगस, दैट आर 25%। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, ये देखें अब आप लोगों के सामने, तो इसमें जो होमोजाइगस कंडीशन है वो डेफिनेटली ये जो आपको रिसेसिव फॉर्म में मिल रही हैं उसकी बात हो रही है। एक्चुअली ये आप डोमिनेंट को इसमें अगर आप देखेंगे तो इसको इग्नोर भी कर सकते थे आप लोग, तो वो डेट रेट जो होगा ये वो डोमिनेंट अगर है तो वो भी 25% ही अपीयर होगा। सो डेफिनेटली इसका आंसर फिर क्या है, बीटा ऑप्शन 25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 31, मेंडल डिड नॉट सी द फिनोमिनन ऑफ जीन लिंकेज इन हिज एक्सपेरिमेंट। अब उसकी क्या वजह हो सकती है कि उसको हमेशा ना इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जैसे हम कहते हैं कि उसको वो नजर आई, लिंकेज क्यों नहीं उसको दिखाई दी। सो उसने बाई चांस सारा कुछ किया था, क्योंकि जब वो काम कर रहा था ना अभी क्रोमोसोम डिस्कवर हुआ था ना अभी डीएनए डिस्कवर हुआ था, इवन उसने जीन को जीन नाम भी नहीं दिया था, वो बाद में जोहानसन ने, आप लोगों ने पढ़ा होता है, उसने नाम दिया था। तो उसकी क्या रीजन है कि उसको क्यों लिंकेज दिखाई नहीं दी। सो ही यूज प्लांट्स इन हिज क्रॉसेस, प्लांट्स यूज करने से तो नहीं ऐसा हो सकता, तो ये अल्फा आंसर नहीं है। ही स्टडीड जीन्स दैट वर फार अपार्ट ऑन द सेम क्रोमोसोम। यस, बाय चांस उसने जो स्टडी की थी चीजें उसमें जीन्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा जो थे वो फासले पे जैसे हम कहते हैं कि मौजूद थे, तो जिस वजह से लिंकेज नहीं शो कर रहे थे। सो ही स्टडीज जीन्स दैट वर इन कपलिंग, गलत बात, ही स्टडीज जीन दैट वर डोमिनेंट, तो इसका आंसर है बीटा ऑप्शन 32। एट ऑप्शन पहले यानी क्वेश्चन बाद में आ गया, मल्टीपल एलील्स आर प्रेजेंट सो एट डिफरेंट लोसाई ऑन द सेम क्रोमोसोम, या इन डिफरेंट क्रोमोसोम्स, या एट द सेम लोकस, एट द सेम लोकस। आप लोगों को वो जो 3 अलील होते हैं उसमें
लोकस जो होता है वो सेम होता है, अलील जो होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, सेम भी इवन हो सकते हैं, एक वक्त में दो ने एक्सप्रेस होना है, लेकिन कम से कम उसके अलील कितने होंगे जीन के, 3 होंगे, लेकिन उसमें से एक्सप्रेशन 2 का ही होगा और एक ही लोकस के ऊपर होगा। नेक्स्ट 33, offspring produced from a marriage having only 0 and ये 0 का मतलब O actually have only O and A blood group, so the possible genotypes of the parents would be, यानी इसका मतलब क्या है, जिन्होंने करी offspring जो पैदा हो रहे हैं, एक कपल की शादी हुई तो उसमें वो O और A वाले ही हो रहे हैं, ना B आ रहा है ना A B किसी का ब्लड ग्रुप हो रहा है किसी offspring का, तो उसकी क्या रीजन हो सकती है, क्या पेरेंट्स का जो जीनोटाइप है वो क्या होमोजाइगस ए और हेट्रोजाइगस ए है। ये अब देखे, मैं आपको पीछे अभी बता रहा था एक क्वेश्चन के अंदर कि जो आप जीनोटाइप बनाते हैं ओ ब्लड ग्रुप का, उसको आई स्मॉल से भी शो किया जा सकता था और इस तरह भी उसको शो किया जा सकता है आई के साथ ओ लगाकर, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी ओ जो है वो रिसेसिव है, ए डोमिनेंट है, तो क्या ये रीजन है, लेकिन इस केस में तो हमेशा ही ए पैदा होंगे, ओ तो आ ही नहीं सकता इस केस में क्योंकि वो रिसेसिव फॉर्म में है, तो जब भी उसके साथ होगा कोई ना कोई ए जरूर होगा। सो दूसरी कंडीशन क्या है कि क्या वो ए होमोजाइगस और जो ओ होमोजाइगस उसकी वजह से, इस केस में भी हमेशा कौन से बच्चे पैदा होंगे, ए ब्लड ग्रुप वाले, जबकि ओ वाले नहीं आएंगे, तो इसलिए इसका आंसर ये भी नहीं हो सकता। चार्ली में दोनों ही ओ हैं तो इसका मतलब ए नहीं आ सकता, तो फिर एक ही ऑप्शन हमारे पास रह गया डेल्टा ऑप्शन, कि वो ए के लिए हेट्रोजाइगस हैं इनमें से एक कपल और दूसरा कपल ओ है, तो इसलिए उनके बच्चों का जो ब्लड ग्रुप है वो ए वाला अलील जब ओ वाले अलील से मिलेगा तो ए होगा, जब ओ वाला ओ से मिलेगा तो ओ होगा, तो इसलिए राइट आंसर इज द डेल्टा ऑप्शन। Question number 34, how many gametes are required for F2 generation of a dihybrid cross? ये भी एक important conceptual question है, कितनी तरह के या कितने gametes F2 generation को require हैं dihybrid cross में। You know कि F2 generation 4 एक तरफ के gametes होते हैं, 4 एक तरफ के gametes होते हैं, तो इसलिए total gametes कितने हो गए फिर 8 gametes, यानी एक पेरेंट के 4 और दूसरे पेरेंट के 4, डेफिनेटली वही आपस में क्रॉस करेंगे तो फिर 16 इंडिविजुअल पैदा होंगे। जो हम रेशियो लेते हैं 9331, उसको कंप्लीटली हम कहते हैं 9/16, 3/16, 3/16 एंड 1/16, तो 16 इंडिविजुअल पैदा होने के लिए गैमीट्स की तादाद टोटल कितनी होगी, फिर 8 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, मोनोहाइब्रिड क्रॉस F1 प्रोजनी, इट इज इनब्रेड या टीटी जो है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन एक्चुअली यही है, so progeny heterozygous 40 is inbred, what will be the maximum types of F2 genotypes? तो इसमें आंसर है जी 4, 3, 2, 16, जो मैक्सिमम जीनोटाइप्स आएंगे इस केस में वो है आंसर बीटा ऑप्शन 3। वो कैसे, अगेन वही हेट्रोजाइगस कंडीशन, जब आप उसको क्रॉस करते हैं F1 को F1 से, तो F1 को F1 से क्रॉस करने के बाद हमारे पास जो जीनोटिपिक रेशो आती है वो रेशो आती है 1:2:1, तो इसका मतलब जो मैक्सिमम हमारे पास विल बी मैक्सिमम, उसने पूछा वेरी टाइप्स ऑफ F2 जीनोटाइप्स, तो वो हमारे पास 3 किस्म के आते हैं। सो एक होमोजाइगस, जैसे राउंड को आप एग्जांपल में ले लें तो होमोजाइगस राउंड होता है, 2 उसमें हेट्रोजाइगस राउंड होते हैं और एक होमोजाइगस रिंकल्ड होता है, तो इसका मतलब जीनोटाइप कितनी तरह के आए, 3 तरह के आए। Question number 36, the tendency of 2 or more than 2 genes to stay together during inheritance, ये definition है 100% किस process की, linkage की। Delta option is the answer, जिसको पूरा नाम देते हैं gene linkage। Question number 37, the ABO blood groups in humans are controlled by the gene I, जैसे हम पीछे बात कर चुके हैं, it has 3 alleles, ये भी बात हो चुकी है, multiple allele condition है। अब वो allele कौन कौन से हैं जी, A, B and I small, जिसको मैंने कहा था I नॉट यानी 0 के साथ या O कब को बनाकर भी लिखा जा सकता है। Since there are 3 different alleles, 6 different genotypes आपके पास अपीयर होंगे, क्योंकि वो A के लिए भी 2 कंडीशन शो करेगा, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, बी के लिए भी 2 कंडीशन होंगी, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस, 4 ये जीनोटाइप्स हो गए, और एक ए बी होगा जो कि कोडोमिनेंस शो कर रहा था, और एक आई स्मॉल होमोजाइगस ओ होगा, तो इस तरह 6 किस्म की जीनोटाइप्स आ गए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिनोटाइप्स कैन अकर, तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या है 4, क्योंकि एक ए हो सकता है, एक बी हो सकता है, एक ए बी और एक ओ, तो 4 तरह के फिनोटाइप्स आएंगे। 38, ABO blood group system was discovered by Dash in 1901, 4 साइंटिस्ट के नेम्स हैं, आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया है, चार्ली इज द राइट आंसर, कार्ल लैंडस्टाइनर,
That is the person who discovered the ABO blood group system as well as he also discovered RH blood group system. इसलिए इसका आंसर है चार्ली ऑप्शन। बर्नस्टाइन जो है वो आप लोगों को अगर याद हो तो उसने इसके साथ मिलकर काम किया था, बट डिस्कवरी इसने की थी, और कैल्विन ब्रिजेस ने TH मॉर्गन की हेल्प की थी, म्यूटेशन के हवाले से म्यूटेंट बनाकर दिए थे, और TH मॉर्गन जिसने ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए। बाकियों का भी मैंने थोड़ा बता दिया, अगर उनके बारे में कोई क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 39, हीमोफीलिया सी जो ऑटोसोमल है इज ड्यू टू abnormalities of factor 9 factor 11 या disturbance of factor 11 या excess of factor 11 या reduction। पहली बात तो ज़हन में रख ले, तीन किस्म के क्लॉटिंग फैक्टर्स यानी कि 8, 9 और 11, 10 नहीं होता। अब आप लोगों को दूसरी बात, ये अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है कि किसकी एबनॉर्मेलिटी थी, किसकी डिस्टर्बेंस थी, किसकी रिडक्शन थी, क्योंकि एक्सेस तो है ही नहीं ना, तो इसलिए चार्ली तो निकल गया। अब जो रह गया ये ABD, तो हम याद कैसे रखेंगे? अब आपको बड़ा सिंपल सा मैं फार्मूला अगेन दोबारा से एक बता दूं कि हीमोफीलिया A को A से रिलेट करना है, यानी हीमोफीलिया A इज ड्यू टू एबनॉर्मेलिटी ऑफ फैक्टर 8। इसके बाद फिर आप लोगों ने हीमोफीलिया B को D से, यानी जैसे अल्फाबेटिकली होता है तो A के बाद D आ रहा है, तो फिर हम लोग कहेंगे नहीं, फिर दूसरे वाला D के साथ है डिस्टर्बेंस, और वो फैक्टर 9 की होती है, 11 की नहीं होती। और जो हमारे पास हीमोफीलिया सी है उसको आर से करेंगे, तो आप तीन लेटर याद रख लें अपने माइंड में, ADR। अब ADR का मतलब A रिलेटेड टू हीमोफीलिया A, D टू B एंड R टू C। तो हीमोफीलिया C पूछा गया तो R हमारे पास डेल्टा ऑप्शन पे हमें लिखा नजर आ रहा है, R फॉर रिडक्शन, और इसी तरह से A फॉर क्या था, एबनॉर्मेलिटी, और D फॉर क्या था, डिस्टर्बेंस। तो फिर डिस्टर्बेंस का ताल्लुक फैक्टर 9 से है और एबनॉर्मेलिटी का ताल्लुक फैक्टर 8 से है, जबकि रिडक्शन का ताल्लुक फैक्टर 11 से है। तो दैट इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। इन द F2 जनरेशन ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस द इंडिविजुअल रिसेसिव फॉर बोथ ट्रेट। अगर वो बोथ ट्रेट्स का मतलब कि उसके पास, जैसे राउंड रिंकल्ड की एग्जांपल ले लें, तो उसके पास जो सीड शेप है वो रिंकल्ड है, और उसके पास जो कलर है जो उसका सीड का वो ग्रीन है, यानी दोनों ही करैक्टर उसके रिसेसिव हैं, तो फिर वो इसमें से कितने इंडिविजुअल हो सकते हैं? तो रेशो हमें बताती है जी 9:3:1 की रेशो में कि वो 1 होगा, तो राइट आंसर इज द 1। अब इसमें छोटी सी बात और मैं आपको जरा आपके नॉलेज के लिए, आखिर पर क्वेश्चन है तो एक एक्स्ट्रा बात बता के आपसे इजाजत चाहूंगा, वो ये है कि जी आप लोगों को फिनोटिपिक रेशो तो याद रह जाती है डाई हाइब्रिड क्रॉसिंग के अंदर, वो आपने रट्टा लगाया होता है 9:3:1, यानी जो दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं, यानी जिसके अंदर राउंड और जो है वो येलो होगा, सीड शेप राउंड होगी और कलर उसका येलो, तो दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर वाले 9 होंगे। फिर उसके बाद अगर एक डोमिनेंट एक रिसेसिव होगा, जैसे राउंड ग्रीन और इस तरह से रिंकल्ड येलो, वो 3-3 होंगे, और जो दोनों रिसेसिव होंगे जैसे अभी आपसे पूछा गया था तो वो 1 होगा। लेकिन जो दूसरी रेशो है वो अक्सर हमें नहीं पता होती, और अगर इन केस कहीं पर किसी ऑप्शन के अंदर ये पूछ लिया गया तो आप लोग फिर उसमें फंस सकते हैं, गलत आंसर आ सकता है, तो आप इसको भी रट्टा लगा लें। यानी ये क्या है, ये जीनोटाइपिक रेशो है, जो हम लोग वो टेबल बनाते हैं, पुनट स्क्वायर बनाते हैं, उसके अंदर बाज़ हमें आर के हवाले से दोनों कैपिटल आर मिल रहे होते हैं, फिर वाई के हवाले से एक वाई स्मॉल और एक वाई कैपिटल मिल रहा होता है, ये अलग जीनोटाइप है। फिनोटाइप इसका भी राउंड येलो होगा। समटाइम क्या होता है कि आर कैपिटल और आर स्मॉल होता है, और वाई कैपिटल वाई स्मॉल होता है वो भी राउंड येलो है, लेकिन ये डिफरेंट जीनोटाइप है। तो इस तरह से कितनी तरह के जीनोटाइप हमारे पास है, उनकी रेशो क्या है, तो आप ये रेशो याद रख लें। आसान तरीका है रेशो याद रखेगा कि 4 1 है, यानी कि इसका मतलब 4 टाइम एक जीनोटाइप होगा, फिर इसी तरह से 2 टाइम एक जीनोटाइप होगा, फिर 2 टाइम एक जीनोटाइप होगा, फिर 2 फिर 2, फिर उसके बाद 1 1 1 1, यानी एक एक दफा एक एक जीनोटाइप होगा, तो ये टोटल 16 ही दोबारा बन जाएंगे। तो आपने 1 4 याद रखना है, 4 दफा 2 याद रखना है, और 4 दफा 1 याद रखना है। सो 4:2:2:2:2:1:1:1:1:1, तो ये 16 टोटल हो जाएंगे। तो ये जीनोटिपिक रेशो है डाई हाइब्रिड क्रॉसिंग के अंदर, अगर इन केस कहीं पर आपसे पूछ ली गई। तो ये था ऑल अबाउट वेरिएशन एंड जेनेटिक्स। इंशाल्लाह जी आपकी अल्लाह मदद करेगा, आपको अल्लाह कामयाब करे, आपका हामी नासिर हो, और आपकी मेहनत का आपको भरपूर सिला मिले, भरपूर फल मिले। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, आप मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन करना हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की। बेस्ट ऑफ लक एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।